होंगे। आज हम हार्ट फेलियर के बारे में पढ़ेंगे। तो आज का जो टॉपिक है वो है हार्ट फेलियर। तो सबसे पहले देखेंगे कि हार्ट फेलियर का मतलब क्या होता है। तो हार्ट जो कि ऑर्गन है एक ह्यूमन बॉडी का क्या है, एक ऑर्गन है। हमने फर्स्ट लेक्चर में इसके बारे में पढ़ा है। तो हार्ट का फेलियर होना यानी कि हार्ट फेल होना या फिर उसका काम ठीक से ना होना, ये कंडीशन को हम कहते हैं हार्ट फेलियर। जैसे कि एक सिंपल एग्जांपल से देखेंगे कि कोई एक स्टूडेंट है, अगर वो स्टूडेंट एग्जाम देता है और एग्जाम का ऐसा क्राइटेरिया है कि अगर आप 50 मार्क्स से ऊपर लाओगे तो आप पास होते हो, और अगर 49 या उससे कम मार्क्स लाओगे तो आप फेल होते हो। और अगर वो स्टूडेंट 49 मार्क्स लाता है या उससे कम लाता है तो हम क्या कहते हैं कि स्टूडेंट फेल हो गया है, यानी कि उसने वो एग्जाम का क्राइटेरिया फुलफिल नहीं किया है। वो एग्जाम का क्राइटेरिया क्या था, तो 50 मार्क्स से ऊपर आना यानी कि पास होता है, तो उसने वो क्राइटेरिया फुलफिल नहीं किया, तो इसीलिए हम कहेंगे कि वो स्टूडेंट फेल हो गया है। उसी तरह से अगर हार्ट अपना कोई फंक्शन ठीक से नहीं कर पाता है, अपना क्राइटेरिया फुलफिल नहीं कर पाता है, तो वो कंडीशन को हम कहेंगे हार्ट फेलियर। तो हार्ट फेलियर यानी कि अगर हार्ट अपना काम ठीक से ना कर पाए तो हम उसे कहेंगे हार्ट फेलियर। तो हार्ट का सबसे पहले काम क्या होता है, तो हार्ट का काम क्या होता है, तो हार्ट का सबसे पहला काम यही होता है कि वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है वो सर्क्यूलेट करता है कहाँ पे, बॉडी में। और जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है उसको कहाँ पे ले जाता है, लंग्स की तरफ। यानी कि हार्ट क्या करता है, पंप करता है ब्लड को। ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है उसको बॉडी में लेके जाता है, और डीऑक्सीजनेटेड जो ब्लड है वो कहाँ ले जाता है, लंग्स की तरफ। यानी कि उसका काम क्या है, पंपिंग का। यानी कि हार्ट जो है उसका काम होता है कार्डियक आउटपुट मेंटेन करने का। क्या होता है, कार्डियक आउटपुट मेंटेन करने का। तो जैसे कि अगर हम देखेंगे, ये हार्ट है, ये साइड का हो गया राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। तो अगर जो हार्ट है वो लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड को पंप करेगा और राइट वेंट्रिकल से ब्लड को पंप करेगा तो ही ऑक्सीजनेटेड ब्लड बॉडी में जाएगा और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स में जाएगा। लेकिन अगर वो ये काम ठीक से नहीं कर पाता, यानी कि कार्डियक आउटपुट को मेंटेन नहीं कर पाता। कार्डियक आउटपुट क्या होता है, तो कार्डियक आउटपुट का मतलब होता है कि अमाउंट ऑफ ब्लड पंप बाय द हार्ट पर मिनट। एक मिनट में कितना ब्लड हार्ट पंप करता है उसे हम क्या कहते हैं, कार्डियक आउटपुट। तो हार्ट का काम क्या होता है, कार्डियक आउटपुट को मेंटेन करना। लेफ्ट वेंट्रिकल में जो ब्लड है और राइट वेंट्रिकल में जो ब्लड है उसको पंप करना, यह है हार्ट का काम। एक मिनट में कितना ब्लड पंप करता है हार्ट, उसे हम कहते हैं कार्डियक आउटपुट। तो कार्डियक आउटपुट जो होता है वो डिपेंड करता है दो फैक्टर पे, एक तो हार्ट रेट और दूसरा स्ट्रोक वॉल्यूम। कार्डियक आउटपुट दो फैक्टर पे डिपेंड होता है, एक तो हार्ट रेट पे और एक तो स्ट्रोक वॉल्यूम पे। अगर हम देखेंगे हार्ट रेट, तो हार्ट रेट अगर समझो एक नॉर्मल इंडिविजुअल का 70 है और स्ट्रोक वॉल्यूम 70 है, तो हम कह सकते हैं कि 4900 ml जो ब्लड है पर मिनट में पंप किया है, जो कि अप्रोक्सीमेटली 5 लीटर्स है। तो ये क्या हो गया, कार्डियक आउटपुट। तो कार्डियक आउटपुट कितने फैक्टर पे डिपेंड होता है, हार्ट रेट पे और स्ट्रोक वॉल्यूम पे। तो स्ट्रोक वॉल्यूम क्या होता है, स्ट्रोक वॉल्यूम क्या होता है, तो ये फ्रैक्शन
ऑफ ब्लड होता है, फ्रैक्शन ऑफ ब्लड प्रेजेंट होता है जो कि बाहर की तरफ पंप किया जाता है। कितना पंप किया जाता है पर बीट, पर हार्ट रेट पे। एक हार्ट रेट यानी कि एक बार जो पंप होता है हार्ट, उसमें कितना ml जो ब्लड है वो हार्ट के बाहर की तरफ जाता है, उसे हम कहते हैं स्ट्रोक वॉल्यूम। उसे क्या कहते हैं? स्ट्रोक वॉल्यूम। तो सबसे पहला कार्डियक आउटपुट, हार्ट का काम क्या होता है? मेंटेन कार्डियक आउटपुट। कार्डियक आउटपुट का मतलब क्या होता है कि पंपिंग ऑफ ब्लड फ्रॉम द हार्ट पर मिनट, एक मिनट में कितना अमाउंट ऑफ ब्लड हार्ट पंप करता है, उसे हम कहते हैं कार्डियक आउटपुट। कार्डियक आउटपुट दो फैक्टर पे डिपेंड होता है, एक तो हार्ट रेट पे और दूसरा स्ट्रोक वॉल्यूम पे। स्ट्रोक वॉल्यूम जैसे कि हम बोल सकते हैं, स्ट्रोक वॉल्यूम का मतलब क्या होता है? तो स्ट्रोक वॉल्यूम का मतलब होता है कि एक बीट में हार्ट कितना ब्लड को पंप करता है, उसे हम कहते हैं स्ट्रोक वॉल्यूम। तो ये सब चीजों पे डिपेंड होता है। तो जैसे कि हमने देखा कि कार्डियक आउटपुट जो होता है वो दो फैक्टर पे डिपेंड होता है, किस पे? हार्ट रेट और स्ट्रोक वॉल्यूम पे। अगर कार्डियक आउटपुट मेंटेन नहीं होता हार्ट से, तो हम उस कंडीशन को क्या कहते हैं? हार्ट फेलियर। तो अगर हम डेफिनेशन से जाएंगे तो डेफिनेशन क्या होगा? तो डेफिनेशन कुछ इस तरह से होगा कि ए पैथोफिजियोलॉजिकल स्टेट in which impaired cardiac function a pathophysiological state in which impaired cardiac function is unable to maintain circulation for the metabolic need of tissue of body। तो जैसे कि मैंने कहा, हार्ट का मेन काम क्या होता है? मेंटेन कार्डियक आउटपुट। तो एक ऐसा स्टेट आना जिसमें कि कार्डियक फंक्शन इंपेयर हो जाए, मतलब कार्डियक फंक्शन जो है ठीक से काम न करे। कार्डियक फंक्शन ठीक से काम ना करे यानी कि कार्डियक आउटपुट मेंटेन ना हो, जिसकी वजह से क्या होगा? सर्कुलेशन मेंटेन नहीं हो पाएगा, यानी कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड बॉडी में नहीं जा पाएगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स तक नहीं जा पाएंगे। फॉर द मेटाबॉलिक नीड ऑफ द टिश्यू, ऑक्सीजनेटेड ब्लड अगर टिश्यूज तक नहीं जाएगा तो वो टिश्यू डेथ हो जाएगा। तो जो ये कंडीशन इंपेयर्ड होता है जिस कारण से, उसे हम कहेंगे हार्ट फेलियर। यानी कि पैथोफिजियोलॉजिकल स्टेट इन विच इंपेयर्ड कार्डियक फंक्शन, कार्डियक फंक्शन इंपेयर्ड होना यानी कि कार्डियक आउटपुट ठीक से न मेंटेन होना, अनएबल टू मेंटेन सर्कुलेशन फॉर द मेटाबॉलिक नीड ऑफ द टिश्यू। टिश्यू का नीड क्या है? तो ऑक्सीजन आना, ऑक्सीजन आएगा तो ही उसका नीड फुलफिल होगा। तो वो ऑक्सीजन नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा? तो कार्डियक आउटपुट मेंटेन नहीं होगा, तो फिर ऑक्सीजन जो है वो टिश्यूज तक नहीं आ पाएंगे। तो ये उसका हो गया डेफिनेशन, किसका? हार्ट फेलियर का। पैथोफिजियोलॉजिकल स्टेट इन विच इम्पेयर्ड कार्डियक फंक्शन इज अनेबल टू मेंटेन सर्कुलेशन फॉर द मेटाबॉलिक नीड ऑफ द टिश्यू ऑफ द बॉडी। तो कार्डियक आउटपुट कितने फैक्टर्स पे डिपेंड होता है? तो कार्डियक आउटपुट दो फैक्टर्स पे डिपेंड होता है, एक तो होता है हार्ट रेट, दूसरा होता है स्ट्रोक वॉल्यूम, जिसके बारे में हमने पढ़ा। तो अगर समझो कार्डियक आउटपुट मेंटेन नहीं हो रहा है, तो कितने फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं? एक तो होता है हार्ट रेट। हार्ट रेट या फिर कम होगा जिसे हम कहते हैं ब्रेडिकार्डिया, या फिर हार्ट रेट बढ़ेगा जिसे हम कहते हैं टैकीकार्डिया। अगर एक मिनट में हार्ट जो है वो पंप करता है नॉर्मली 60 से लेके 100 बीट्स पर मिनट पे, लेकिन अगर 40 बीट्स पर मिनट पे
हार्ट पंप करता है तो क्या होता है कि मेटाबॉलिक नीड जो होता है टिश्यू का वो फुलफिल नहीं हो पाता, तो उस हिसाब से पंपिंग ठीक से नहीं हो पाता है और ब्रेडिकार्डिया में भी कार्डियक आउटपुट मेंटेन नहीं हो पाता और उसकी वजह से काफी सारे प्रॉब्लम्स आते हैं। दूसरा, अगर हार्ट रेट 120 130 के ऊपर चले जाता है, अगर पंपिंग 130 या 120 से ऊपर चले जाता है तो पंप तो होता है हार्ट लेकिन ब्लड का फीलिंग ठीक से नहीं हो पाता, तो फीलिंग ठीक से नहीं होने की वजह से बहुत ही कम अमाउंट में ब्लड जो है वो बाहर पंप होता है, जिसके वजह से भी कार्डियक आउटपुट मेंटेन नहीं होता है। तो दोनों वजह से ये होता है, ब्रेडिकार्डिया में भी और टैकीकार्डिया में भी। तो हार्ट रेट की वजह से भी कार्डियक आउटपुट मेंटेन नहीं होता है। दूसरा चीज, स्ट्रोक वॉल्यूम। तो स्ट्रोक वॉल्यूम जैसे कि मैंने बताया कि एक बीट में हार्ट कितना ब्लड को पंप करता है उसको स्ट्रोक वॉल्यूम बोलते हैं। कार्डियक आउटपुट इम्पेयर्ड होने में स्ट्रोक वॉल्यूम का भी थोड़ा सा असर होता है। तो अगर स्ट्रोक वॉल्यूम कब इम्पेयर्ड हो जाएगा, कब ठीक से नहीं स्ट्रोक वॉल्यूम आएगा, तो 3 फैक्टर की वजह से स्ट्रोक वॉल्यूम ठीक से नहीं जाएगा या फिर हम कह सकते हैं कि ब्लड पंप नहीं हो पाएगा। पहला तो हेल्थ ऑफ द मायोकार्डियम, अगर मायोकार्डियम का हेल्थ अच्छा नहीं है या फिर हम कह सकते हैं मायोकार्डियम में कोई तो डिजीज आया है जिसकी वजह से वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो पा रहा है ठीक से, तो उसकी वजह से क्या होगा, स्ट्रोक वॉल्यूम कम हो जाएगा और उसकी वजह से क्या होगा, कार्डियक आउटपुट कम होगा और वो कंडीशन को हम कहेंगे हार्ट फेलियर। तो क्या सबसे पहला वो डिपेंड होता है हेल्थ ऑफ द मायोकार्डियम, मायोकार्डियम के हेल्थ पे, यानी कि डिजीज तो नहीं है वो मायोकार्डियम में। दूसरा चीज, प्री लोड। प्री लोड का मतलब क्या होता है, तो जैसे कि हमें पता है कि लेफ्ट वेंट्रिकल्स में जो होता है, राइट लेफ्ट एट्रियम से जो ब्लड है वो कहाँ पे जाता है, लेफ्ट वेंट्रिकल में। तो लेफ्ट वेंट्रिकल में कुछ अमाउंट में ब्लड आता है, कुछ अमाउंट में ब्लड आता है जिसे हम कहते हैं एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम। दो चीज होता है, एक तो सिस्टोल और एक तो डायस्टोल। सिस्टोल का मतलब होता है कॉन्ट्रैक्शन और डायस्टोल का मतलब होता है रिलैक्सेशन। तो जब भी हार्ट रिलैक्स होने लगता है या फिर लेफ्ट वेंट्रिकल्स और राइट वेंट्रिकल्स रिलैक्स होते हैं तो जितने अमाउंट में यहाँ पे ब्लड आता है उसे हम कहते हैं एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम। मतलब डायस्टोल के एंड होते होते या फिर रिलैक्स होते होते या फिर सिस्टोल के पहले, ये कंडीशन में जितना ब्लड लेफ्ट और राइट वेंट्रिकल में जमा होता है उससे हम क्या कहते हैं, एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम। उससे हम कहते हैं एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम। तो ये जो एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम होता है इसे हम कहते हैं प्री लोड। क्या कहते हैं, प्री लोड। यानी कि कॉन्ट्रैक्शन, जो वेंट्रिकल से उसका कॉन्ट्रैक्शन होने के पहले कितना अमाउंट ब्लड प्रेजेंट है वेंट्रिकल्स में उसे हम कहते हैं प्री लोड। अगर ये प्री लोड बढ़ जाता है तो हार्ट को उतना ज्यादा काम करना पड़ता है या फिर उसका कार्डियक आउटपुट उतने अच्छे से नहीं मेंटेन होता और वो कंडीशन को हम कहते हैं हार्ट फेलियर। तो कार्डियक जो प्री लोड है, प्री लोड का मतलब क्या होता है, तो अमाउंट ऑफ ब्लड जो प्रेजेंट होता है एट द एंड ऑफ द डायस्टोलिक, मतलब एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम जो होता है या फिर हम कह सकते हैं डायस्टोल के एंड होते होते जितना अमाउंट ब्लड प्रेजेंट होता है वेंट्रिकल में उसे हम कहते हैं प्री लोड। अगर प्री लोड बढ़ जाता है या फिर हम कह सकते हैं कि डायस्टोल खत्म होते होते ब्लड का वॉल्यूम अगर हार्ट में या फिर वेंट्रिकल्स में ज्यादा होते हैं तो वो भी काफी ज्यादा प्रॉब्लमेटिक है। दूसरा, तीसरा पॉइंट, आफ्टर लोड।
आफ्टर लोड। तो जैसे कि मैंने बताया प्री लोड का मतलब क्या होता है, एट द एंड ऑफ डायस्टोल जितना अमाउंट ऑफ ब्लड वेंट्रिकल्स में प्रेजेंट होता है उसे हम कहते हैं प्री लोड। आफ्टर लोड क्या होता है, वेंट्रिकल्स में लेफ्ट वेंट्रिकल से एओर्टा जाता है, एओर्टा जो है वो पंप करता है कहाँ पे, वेसल्स में। कहाँ पे पंप करता है, वेसल्स में। तो यहाँ पे एओर्टा में कुछ वॉल्व्स प्रेजेंट होते हैं। फिर आगे जाके जो पेरिफेरल आर्टरीज होता है, पेरिफेरल आर्टरीज में वॉल्व प्रेजेंट होते हैं। तो ये जो वॉल्व प्रेजेंट होते हैं ये काम क्या करते हैं, ये रेजिस्टेंस का काम करते हैं। ये काम क्या करते हैं, रेजिस्टेंस का काम करते हैं, यानी कि ब्लड फ्लो को आगे जाने से कितना रोकना है, कितना फोर्सफुली ब्लड आगे जाना चाहिए, ये काम करते हैं वॉल्व जो है ओपन और क्लोज होते हैं। तो अगर रेजिस्टेंस ज्यादा होगा बॉडी में, अगर रेजिस्टेंस ज्यादा होगा आर्टरीज में, तो क्या होगा, आफ्टर लोड बढ़ जाएगा। क्या होगा, आफ्टर लोड जो होगा वो बढ़ जाएगा। तो आफ्टर लोड किसे कहते हैं, तो रेजिस्टेंस जो बॉडी में प्रेजेंट होता है किसी भी रीजन से, जिसकी वजह से ब्लड पंपिंग को प्रॉब्लम होता है, तो उसे हम कहते हैं आफ्टर लोड। अगर आफ्टर लोड बढ़ जाता है यानी कि रेजिस्टेंस जो है वो बढ़ जाता है, तो वेंट्रिकल्स को उतना ज्यादा प्रेशर से ब्लड को पंप करना पड़ेगा जो कि अफेक्ट करता है कार्डियक आउटपुट को, और वो क्या एंड अप करता है, हार्ट फेलियर में लैंड अप करता है। तो बेसिकली हार्ट फेलियर यानी कि क्या होता है कि जो हार्ट है वो कार्डियक आउटपुट को मेंटेन नहीं कर पाता। क्यों नहीं कर पाता, तो इसमें दो चीजें होती है, एक तो हार्ट रेट की वजह से और एक तो स्ट्रोक वॉल्यूम की वजह से। तो हार्ट रेट या फिर कम होगा या फिर ज्यादा होगा तो कार्डियक आउटपुट मेंटेन नहीं होगा। दूसरा, स्ट्रोक वॉल्यूम अगर ठीक से नहीं होगा तो भी कार्डियक आउटपुट मेंटेन नहीं होगा। स्ट्रोक वॉल्यूम कब ठीक से नहीं होगा, तो तीन चीजों में होता है। सबसे पहले मायोकार्डियम का जो हेल्थ होता है, हेल्थ ऑफ मायोकार्डियम। दूसरा, प्री लोड, हार्ट का प्री लोड कितना है, और आफ्टर लोड, पंप होने के बाद कितने अमाउंट में ब्लड जाता है बाहर, वो हो गया आफ्टर लोड, या रेजिस्टेंस कितना है उसको बोलते हैं आफ्टर लोड। तो ये सब फैक्टर्स पे डिपेंड होता है। तो कार्डियक आउटपुट ये सब फैक्टर की वजह से नहीं हो पाता, और इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, हार्ट फेलियर। अभी आगे हम देखेंगे कि इसके इटियोलॉजीज क्या क्या है। हार्ट फेलियर जो है उसके कॉजेज क्या क्या है, उसके इटियोलॉजीज क्या क्या है। इटियोलॉजी ऑफ हार्ट फेलियर। तो इटियोलॉजी हार्ट फेलियर में कितने हैं, तो तीन चीज है। तो तीनों चीज जैसे कि हमने पढ़ा है, सबसे पहला चीज क्या है, हेल्थ ऑफ मायोकार्डियम, या फिर हम कह सकते हैं इम्पेयर्ड पंपिंग। क्यों होता है, तो वीक वेंट्रिकल्स की वजह से। यानी कि डिजीज, अगर वेंट्रिकल्स में कोई, वेंट्रिकल्स के वॉल में कोई भी डिजीज हुआ हो, उसके वजह से पंपिंग ठीक से नहीं हो पा रहा है, तो उसकी वजह से हार्ट फेलियर देखने मिलेगा। दूसरा, इंक्रीज्ड वर्क लोड, इंक्रीज्ड वर्क लोड ऑफ हार्ट। हार्ट का क्या है, वर्क, काम करने का जो लोड है वो बढ़ जाता है, उसकी वजह से भी हार्ट फेलियर देखने मिलता है। फिर इम्पेयर्ड फीलिंग ऑफ कार्डियक चेंबर। अगर कार्डियक चेंबर है, यानी कि हम कह सकते हैं वेंट्रिकल्स है, अगर वो ठीक से भर ही नहीं रहा है, उसके अंदर डायस्टोल खत्म होते होते ब्लड अच्छे अमाउंट में नहीं है, तो आउटपुट जाएगा ही नहीं। तो ये तीसरा फैक्टर है कि इम्पेयर्ड फीलिंग ऑफ द कार्डियक चेंबर। जब कार्डियक चेंबर यानी कि वेंट्रिकल्स है वही ठीक से नहीं ब्लड से भर पा रहे हैं, तो क्या होगा, कार्डियक आउटपुट कम होगा, जो कि लैंड अप करेगा हार्ट फेलियर में। तो ये तीन चीजें हैं इटियोलॉजी में, इम्पेयर्ड पंपिंग,
ड्यू टू वीक वेंट्रिकल्स, दूसरा इंक्रीज्ड वर्कलोड ऑफ हार्ट और तीसरा इम्पेयर्ड फीलिंग ऑफ द कार्डियक चेंबर। तो इम्पेयर्ड पंपिंग में क्या क्या आता है? इम्पेयर्ड पंपिंग में सबसे पहला आता है इस्चेमिक हार्ट डिजीज, इस्चेमिक हार्ट डिजीज। दूसरा मायोकार्डाइटिस, तीसरा कार्डियोमायोपैथीज। तो इस्चेमिक हार्ट डिजीज क्या होता है? तो जैसे कि हम देख सकते हैं कि ये हमारा हार्ट है, समझो कि हार्ट में ये वेंट्रिकल्स, लेफ्ट वेंट्रिकल है, लेफ्ट वेंट्रिकल का ये वॉल है। अभी हार्ट कब अच्छे से पंप करेगा? जब इसके वॉल में ब्लड सप्लाई अच्छे से होगा तभी ये अपना फंक्शन अच्छे से कर पाएगा। अगर हार्ट के मसल में ही ब्लड सप्लाई नहीं हो रहा है तो वो ठीक से पंपिंग नहीं कर पाएगा, जिसकी वजह से कार्डियक फंक्शन कम होगा। तो इस्चेमिक हार्ट डिजीज का मतलब होता है डिक्रीज्ड ब्लड सप्लाई। क्या होता है? डिक्रीज्ड ब्लड सप्लाई टू मसल्स ऑफ हार्ट। हार्ट के मसल्स को अगर ब्लड सप्लाई कम होता है तो उसे हम कहते हैं इस्चेमिक हार्ट डिजीज। तो ये कंडीशन में यहाँ पे समझो ब्लड सप्लाई कम हो रहा है तो वो क्या होगा, यहाँ का जो मसल है वो ठीक से कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा कि बाकी मसल कॉन्ट्रैक्ट करेंगे लेकिन उतने अमाउंट में कार्डियक आउटपुट बाहर की तरफ नहीं जाएगा या फिर ब्लड पंप नहीं हो पाएगा, जो कि लैंड अप करेगा हार्ट फेलियर में। दूसरा कार्डियोमायोपैथी, मायोकार्डाइटिस। तो मायोकार्डाइटिस का मतलब होता है मायोकार्डियम में जो इन्फ्लामेशन होना। किसी भी डिजीज के वजह से अगर मायोकार्डियम में इन्फ्लामेशन होता है तो वो क्या होता है कि पंपिंग पावर कम हो जाता है। पंपिंग पावर कम होने की वजह से कार्डियक आउटपुट कम हो जाता है और पेशेंट लैंड करता है हार्ट फेलियर में। तीसरा कार्डियोमायोपैथीज। अलग अलग बीमारी होते हैं, जैसे कि इंफाक्शन हो गया, ब्लड सप्लाई हार्ट को जरा भी नहीं जा रहा है, या फिर डायलेट हो गया वेंट्रिकल्स। तो ऐसे कंडीशन को हम क्या कहेंगे? कार्डियोमायोपैथी। उसमें भी क्या होगा कि जो पंपिंग होता है हार्ट का वो ठीक से नहीं हो पाएगा और उसके वजह से क्या होगा, कार्डियक आउटपुट डिक्रीज होगा और हार्ट फेलियर देखने को मिलेगा। तो ये क्या हो गया? इम्पेयर्ड पंपिंग। तो इम्पेयर्ड पंपिंग कब होता है? पंपिंग कब ठीक से नहीं हो पाएगा? जब उसके वेंट्रिकल्स वीक हो जाएंगे। वेंट्रिकल्स कब वीक होंगे? जब वेंट्रिकल्स में किसी प्रकार का डिजीज हो जाएगा, जिसमें पहला है इस्चेमिक हार्ट डिजीज, मायोकार्डाइटिस और कार्डियोमायोपैथी। दूसरा है इंक्रीज्ड वर्कलोड ऑफ द हार्ट। अगर हार्ट को जितना काम करना है उससे ज्यादा लोड हम दे देंगे। कैसे ज्यादा लोड हम दे देंगे? तो उस कंडीशन में भी क्या होगा, कार्डियक आउटपुट मेंटेन नहीं होगा और वो क्या होगा, हार्ट फेलियर में लैंड अप करेगा। तो इंक्रीज्ड वर्कलोड कैसे देखने मिलता है? सबसे पहले वॉल्यूम लोड और दूसरा होता है प्रेशर लोड। तो सबसे पहले क्या होता है? वॉल्यूम लोड। जैसे कि हमने प्री लोड के बारे में पढ़ा था, तो वॉल्यूम लोड को हम प्री लोड बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? प्री लोड। मतलब जो वेंट्रिकल्स का फीलिंग होता है डायस्टोल के खत्म होते हुए जितना अमाउंट जो प्रेजेंट होता है वेंट्रिकल्स में, उसे हम कहते हैं प्री लोड, या फिर हम कह सकते हैं वॉल्यूम इन दी वेंट्रिकल्स। अगर वॉल्यूम का लोड बढ़ जाता है, यानी कि प्री लोड बढ़ जाता है, तो भी हमें क्या देखने को मिलता है कि कार्डियक आउटपुट ठीक से नहीं हो रहा है और हार्ट फेलियर हो रहा है। तो ये हमें किस कंडीशन में देखने को मिलते हैं? तो सबसे पहले वेल्व्युलर इनसफिशिएंसी। तो जैसे कि हमें पता है कि राइट वेंट्रिकल से लेके लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड आता है कभी जब डायस्टोल होता है तब,
लेकिन अगर राइट और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच का जो वॉल्व है वो ठीक से क्लोज नहीं हो रहा है, वो ठीक से क्लोज नहीं हो रहा है, तो कंटिन्यूअसली ब्लड जो है वो इसके अंदर आते रहेगा, जिसकी वजह से क्या होगा, जो प्री लोड है वो बढ़ना चालू हो जाएगा, जो क्या होगा, प्री लोड जो है वो बढ़ना चालू हो जाएगा। तो इसको हम कहते हैं वेल्व्युलर इनसफिशिएंसी, यानी कि वॉल्व जो है वो ठीक से क्लोज नहीं हो पा रहा है, तो उसे हम कहेंगे वेल्व्युलर इनसफिशिएंसी। दूसरा है थायरोटॉक्सिकोसिस, थायरोटॉक्सिकोसिस। अगर हम देखेंगे हाइपरथायरॉयडिज्म में तो क्या होता है कि मेटाबॉलिक डिमांड जो होता है वो बॉडी का बढ़ जाता है, यानी कि पंपिंग तो ठीक से हो रहा है लेकिन मेटाबॉलिक डिमांड जो है वो बढ़ने लगता है, उसकी वजह से बॉडी में काफ़ी सारे चेंजेस देखने मिलते हैं, जैसे टैकीकार्डिया हुआ या फिर कार्डियक डायलेटेशन हुआ। तो उसकी वजह से क्या होता है कि कार्डियक आउटपुट मेंटेन नहीं होता और वो भी कंसिडर किया जाता है वॉल्यूम लोड के अंडर में। तो ये क्या होता है, वर्क लोड बढ़ जाता है हार्ट का। दूसरा प्रेशर लोड, प्रेशर लोड का हम कंपैरिजन कर सकते हैं आफ्टर लोड से। किससे? आफ्टर लोड से। अगर बॉडी में वॉल पे रेजिस्टेंस है या किसी और चीज पे रेजिस्टेंस हो रहा है, रेजिस्टेंस की वजह से अगर ब्लड आगे की तरफ पंप नहीं हो पा रहा है तो कार्डियक आउटपुट डिक्रीज होता है और उसे हम कहते हैं प्रेशर लोड या फिर लोड ऑफ द हार्ट या फिर आफ्टर लोड कहते हैं। तो ये हमें किस कंडीशन में देखने को मिलेंगे, तो सबसे पहले हमें देखने मिलेगा क्रॉनिक लंग डिजीज में, और दूसरा हमें देखने को मिलेगा एओर्टिक या फिर पल्मोनरी वॉल्व के स्टेनोसिस में। मतलब लेफ्ट और राइट वेंट्रिकल्स को जो ब्लड को पंप करना है, जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड एओर्टा में पंप करना है और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ पे पंप करना है, लंग्स में पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू। तो अगर वहां के वॉल्व में स्टेनोसिस होगा तो उसके वजह से क्या होगा कि ज्यादा प्रेशर की वजह, प्रेशर लगाना पड़ेगा हार्ट को पंप करने के लिए ब्लड, तो वो आएगा प्रेशर लोड में या फिर हम कह सकते हैं आफ्टर लोड में। तो प्रेशर लोड में दो कंडीशन आ सकते हैं, क्रॉनिक लंग डिजीज और दूसरा एओर्टिक पल्मोनरी वॉल्व स्टेनोसिस। तो ये हो गया इंक्रीज वर्कलोड ऑफ हार्ट। अभी सब चीज अच्छा है, अगर कार्डियक या फिर हार्ट का सभी चीज अच्छे हैं, अच्छे से पंप हो रहा है, सब चीज अच्छा है, लेकिन वो ठीक से फील नहीं हो पा रहा है किसी एक्सटर्नल रीजन की वजह से। जैसे कि हम कह सकते हैं सबसे पहला कार्डियक टेम्पोनेट, या कंस्ट्रक्टिव पेरिकार्डाइटिस। कार्डियक टेम्पोनेट या फिर कंस्ट्रक्टिव पेरिकार्डाइटिस। अगर हार्ट का जो बाहर का लेयर है पेरिकार्डियम, पेरिकार्डियम में फ्लूइड जमा होने लगता है, क्या होता है, पेरिकार्डियम में फ्लूइड जमा होने लगता है, जिसकी वजह से क्या होता है, डायस्टॉल में पूरी तरह से हार्ट का मसल रिलैक्स नहीं हो पाता, क्योंकि उसके बाहर के लेयर में क्या होता है, फ्लूइड जमा होता है पेरिकार्डियम में। तो इस कंडीशन को हम कहते हैं कार्डियक टेम्पोनेट, यानी कि पेरिकार्डियम में फ्लूइड जमा है, उसकी वजह से क्या होता है, जब हार्ट रिलैक्स होता है यानी कि डायस्टॉल होता है तो क्या पूरी तरह से रिलैक्स नहीं हो पाता, क्योंकि बाहर की तरफ फ्लूइड होता है, वो प्रेशर लगाता है, तो उसकी वजह से फीलिंग पूरी तरह से नहीं हो पाता है, उसकी वजह से कार्डियक आउटपुट अच्छे से नहीं आ पाता और पेशेंट हार्ट फेलियर में जाता है। दूसरा कंस्ट्रक्टिव पेरिकार्डाइटिस, यानी कि पेरिकार्डियम जो होता है वो स्टिफ हो जाता है, क्या होता है, स्टिफ हो जाता है, उसमें इलास्टिसिटी जो होता है वो खत्म हो जाता है। तो इलास्टिसिटी खत्म होने की वजह से क्या होता है, स्टिफ हो जाने की वजह से पूरी तरह से रिलैक्स नहीं हो पाता हार्ट, और रिलैक्स नहीं होता है तो जो उसका एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम जो होता है वो कम ही रहता है, जिसकी वजह से कार्डियक आउटपुट अच्छा नहीं होता और हार्ट फेलियर देखने मिलता है। तो ये हो गए इनके तीन इटियोलॉजी, एक तो इम्पेयर्ड पंपिंग यानी कि हम कह सकते हैं वीक वेंट्रिकल्स, दूसरा इंक्रीज्ड वर्कलोड, या दो चीज से हो सकता है, या फिर इंक्रीज्ड प्रीलोड या फिर इंक्रीज्ड आफ्टर लोड, और तीसरा है इम्पैक्ट फीलिंग ऑफ कार्डियक चेंबर, कोई भी एक्सटर्नल चीज की वजह से जिसपे हार्ट पे प्रेशर आता हो, कार्डियक टेम्पोनेट या फिर हम कह सकते हैं कंस्ट्रक्टिव पेरिकार्डाइटिस।
इस चीज की वजह से फीलिंग अगर चेंबर का ठीक से नहीं हो रहा है तो कार्डियक आउटपुट ठीक से नहीं आएगा और हार्ट फेलियर देखने मिलेगा। तो ये क्या हो गए, ये हो गए इनके 3 इटियोलॉजी। आगे हम देखेंगे टाइप्स के बारे में। हार्ट फेलियर के कितने टाइप्स हैं वो हम देखेंगे। तो अभी हम देखेंगे टाइप ऑफ हार्ट फेलियर। सबसे पहला एक्यूट हार्ट फेलियर और क्रोनिक हार्ट फेलियर। एक्यूट और क्रोनिक हार्ट फेलियर। एक्यूट हार्ट फेलियर क्या होता है और क्रोनिक हार्ट फेलियर क्या होता है। तो एक्यूट यानी कि नाम से ही पता चलता है कि सडन या फिर रैपिड ऑनसेट, रैपिड एंड सडन ऑनसेट ऑफ हार्ट फेलियर, यानी कि फटाक से बहुत कम टाइम में अगर कार्डियक आउटपुट कम हो जाता है और हार्ट फेल हो जाता है अपने फंक्शन को फुलफिल करने के लिए, तो उस कंडीशन को हम क्या कहेंगे, एक्यूट हार्ट फेलियर। और क्रोनिक हार्ट फेलियर हम कहेंगे स्लो प्रोग्रेशन, स्लो प्रोग्रेशन ऑफ हार्ट फेलियर। स्लो प्रोग्रेशन, धीरे धीरे करके अगर हार्ट फेल होता है तो उसे हम कहेंगे क्रोनिक हार्ट फेलियर। एक्यूट हार्ट फेलियर हमें कब देखने को मिलेगा, तो एक्यूट हार्ट फेलियर हमें देखने को मिलता है सबसे पहले मायोकार्डियल इंफाक्शन, मायोकार्डियल इंफाक्शन में। दूसरा पल्मोनरी एम्बोलिज्म, तीसरा वाल्व रप्चर और चौथा वायरल मायोकार्डाइटिस। तो सबसे पहला चीज है एक्यूट हार्ट फेलियर में किस वजह से होता है, तो सबसे पहला है मायोकार्डियल इंफाक्शन। तो इंफाक्शन, मायोकार्डियल इंफाक्शन क्या होता है, तो जैसे कि हमने देखा था कि ये साइड का जो मसल है जो कि लेफ्ट वेंट्रिकल है, लेफ्ट वेंट्रिकल का मसल है, अगर लेफ्ट वेंट्रिकल के मसल में कुछ ये जगह पे ब्लड सप्लाई डिक्रीज हो जाता है, ब्लड सप्लाई कम होता है, तो हम क्या कहेंगे उसे, इस्चेमिया। लेकिन अगर इसी जगह पे ब्लड सप्लाई स्टॉप हो जाता है, पूरी तरह से स्टॉप हो जाता है ब्लड सप्लाई, तो हम उसे कहेंगे इंफाक्शन। क्या कहेंगे, इंफाक्शन। तो डिक्रीज ब्लड सप्लाई अगर होगा, ब्लड सप्लाई अगर हार्ट के वॉल पे कम जाएगा तो हम उसे कहेंगे इस्चेमिया। लेकिन अगर पूरी तरह से ब्लड सर्कुलेशन हार्ट के वॉल पे स्टॉप हो जाएगा तो हम उसे कहेंगे इंफाक्शन। तो अगर मायोकार्डियल इंफाक्शन होता है, सडन मायोकार्डियल इंफाक्शन होता है, तो उसकी वजह से क्या होगा, यहाँ का वॉल में ब्लड सप्लाई, यहाँ के मसल्स में ब्लड सप्लाई नहीं जाएगा, जिसकी वजह से वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो पाएंगे और कार्डियक आउटपुट नहीं होगा, हार्ट फेलियर हो जाएगा। दूसरा पल्मोनरी एम्बोलिज्म। तो पल्मोनरी आर्टरी में कुछ ऑब्स्ट्रक्शन आ जाए, फैट्स का, कोलेस्ट्रॉल का, ब्लड क्लॉट्स का, इसका कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन आ जाएगा। ऑब्स्ट्रक्शन होने की वजह से ब्लड सप्लाई आगे की तरफ नहीं जा पाएंगे, जिसकी वजह से हार्ट पे लोड बढ़ेगा और पेशेंट कार्डियक फेलियर में लैंड अप करेगा। तो जैसे कि राइट वेंट्रिकल से जो ब्लड होता है वो पंप किया जाता है कहाँ पे, लंग्स में। लेकिन अगर पल्मोनरी एम्बोलिज्म है, लंग्स के किसी आर्टरी में अगर बहुत बड़ा क्लॉट है जो ऑब्स्ट्रक्ट कर रहा है ब्लड के फ्लो को, तो उसकी वजह से भी क्या है, हार्ट फेलियर देखने को मिलेगा। तीसरा वॉल्व का रप्चर। अगर वॉल्व प्रेजेंट है, जो भी एओर्टिक वॉल्व, पल्मोनरी वॉल्व, अगर वो अचानक से रप्चर हो जाते हैं तो क्या होता है, ब्लड का जो बैक फ्लो होता है वो बढ़ जाता है। बैक फ्लो बढ़ने की वजह से हार्ट पे लोड आता है और उसके वजह से हार्ट फेलियर देखने मिलता है।
और चौथा है वायरल मायोकार्डाइटिस। किसी भी वायरल इन्फेक्शन की वजह से अगर मायोकार्डियम में इन्फ्लामेशन होता है तो उसे हम कहेंगे वायरल मायोकार्डाइटिस। तो ये कंडीशन में एक्यूट हार्ट फेलियर देखने मिलता है, यानी कि सडन ऑनसेट ऑफ हार्ट फेलियर, हार्ट फटाक से फेल होता है। इन सब चीज की वजह से क्या होगा, तो इन सब चीज की वजह से होगा डिक्रीज्ड कार्डियक आउटपुट। कार्डियक आउटपुट जो होता है वो डिक्रीज्ड होता है, जिसकी वजह से हमें हाइपोटेंशन देखने मिलेगा। कार्डियक आउटपुट डिक्रीज हो जाएगा तो उसकी वजह से हाइपोटेंशन देखने मिलेगा, जिसकी वजह से हाइपोक्सिया हो जाएगा, क्योंकि ब्लड जो है वो बॉडी में ऑक्सीजन को सप्लाई नहीं कर रहा है, वो ब्लड जो है वो ब्रेन पे ऑक्सीजन नहीं ले जा रहा है, और उसके वजह से क्या होगा, पेशेंट का डेथ भी हो सकता है। तो ये हो गया एक्यूट हार्ट फेलियर। लेकिन एक्यूट हार्ट फेलियर में हमें एडिमा नहीं देखने मिलेगा, बॉडी में किसी भी तरह का एडिमा हमें देखने को नहीं मिलेगा। तो सबसे पहले एक्यूट हार्ट फेलियर का मतलब रैपिड एंड सडन ऑनसेट ऑफ हार्ट फेलियर। कौन कौन से कंडीशन में देखने मिलेगा, मायोकार्डियल इंफार्क्शन, पल्मोनरी एम्बोलिज्म, वॉल्व रप्चर और वायरल मायोकार्डाइटिस। इसके वजह से क्या होगा, तो होगा कि कार्डियक आउटपुट डिक्रीज हो जाएगा, जिसकी वजह से हाइपोटेंशन होगा, हाइपोक्सिया हो जाएगा, कई जगह पे ब्लड सप्लाई नहीं होंगे, उसकी वजह से पेशेंट का डेथ हो जाएगा। दूसरा, क्रॉनिक हार्ट फेलियर, धीरे धीरे प्रोग्रेस होता है जो हार्ट फेलियर, उसे हम कहते हैं क्रॉनिक हार्ट फेलियर। तो ये कौन कौन से कंडीशन में हमें देखने को मिलेगा, तो जैसे कि मायोकार्डियल इस्चेमिया, मायोकार्डियल इस्चेमिया ड्यू टू एथेरोस्क्लेरोटिक कोरोनरी आर्टरी डिजीज, यानी कि जो भी यहाँ पे, जैसे कि ये हार्ट का मसल है, यहाँ पे ब्लड सप्लाई करता है, हार्ट जो है अपने मसल्स को ब्लड सप्लाई करता है, लेकिन ये जो आर्टरी है जो ब्लड सप्लाई करता है हार्ट के मसल्स को, उसके अंदर अगर कोई भी क्लॉट फॉर्मेशन हो रहा है, फैट डिपोजिशन हो रहा है, कोलेस्ट्रॉल डिपोजिशन हो रहा है, तो उसकी वजह से जो ब्लड का फ्लो है वो क्या होगा, कम हो जाएगा। ब्लड का फ्लो कम होने की वजह से यहाँ के मसल्स को क्या होगा, कम ब्लड सप्लाई मिलेगा, जिसे हम कहते हैं इस्चेमिया। तो ये आएगा मायोकार्डियल इस्चेमिया। मायोकार्डियल इस्चेमिया है तो धीरे धीरे हार्ट फेलियर की तरफ पेशेंट प्रोग्रेस करेगा। दूसरा, क्रॉनिक लंग डिजीज, लंग में कोई डिजीज है, लंग्स में किसी भी प्रकार का डिजीज होने की वजह से जो राइट साइड का हार्ट है वो ठीक से पंप नहीं कर पाएगा, जिसकी वजह से पेशेंट धीरे धीरे हार्ट फेलियर की तरफ जाएगा। और तीसरा है एक्यूट से क्रॉनिक, एक्यूट से क्रॉनिक के तरफ हार्ट फेलियर जाना, यानी कि ये सब रीजन की वजह से एक्यूट हार्ट फेलियर हुआ है, उसकी वजह से धीरे धीरे क्रॉनिक की तरफ जाना। तो ये सब चीज में क्या होगा, तो ये सब चीज में होगा कि पेशेंट का कार्डियक आउटपुट जो है वो धीरे धीरे कम होते जाएगा, कार्डियक आउटपुट जो है वो धीरे धीरे कम होते जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, तो जिसकी वजह से एडिमा होने लगेगा, एडिमा होने लगेगा, यानी कि पल्मोनरी एडिमा, यानी कि क्या होता है, एक्यूमुलेशन ऑफ फ्लूइड, जो फ्लूइड है वो एक्यूमुलेट होने लगता है बॉडी के कई पार्ट्स में। तो हमें डिक्रीज कार्डियक आउटपुट देखने मिलेगा और एडिमा देखने मिलेगा। लेकिन उससे पहले जैसे जैसे धीरे धीरे प्रोग्रेस होता है हार्ट फेलियर की तरफ, इस्चेमिया में या लंग डिजीज में, तो हार्ट क्या करता है, अपने आप को थोड़ा सा मॉडिफाई करने की कोशिश करता है, जिसकी वजह से हमें टैकीकार्डिया यानी कि इंक्रीज हार्ट रेट, कार्डियक डायलेटेशन और कार्डियक हाइपरट्रॉफी, ये सब देखने को मिलता है। जैसे कि अगर कार्डियक आउटपुट अच्छा नहीं है तो हार्ट क्या करेगा कि जो अपना हार्ट बीटिंग पंपिंग पावर है वो बढ़ाएगा, जिसके वजह से कम टाइम में ज्यादा आउटपुट जाने लगे, तो टैकीकार्डिया हो जाएगा। दूसरा, कार्डियक डायलेटेशन, जो
जो वेंट्रिकल्स के वॉल है, ये क्या है, राइट वेंट्रिकल और ये लेफ्ट वेंट्रिकल। तो ये जो वेंट्रिकल्स के वॉल है और इसके बीच का स्पेस है, तो कार्डियक डायलेटेशन का मतलब क्या होगा कि ये जो स्पेस है ये बढ़ जाएगा, ये क्या होगा, डायलेट हो जाएगा हार्ट। और तीसरा कार्डियक हाइपरट्रॉफी, यानी कि जो मसल्स है, कार्डियक मसल्स है, उनका हाइपरट्रॉफी होना, या फिर हम कह सकते एक्स्ट्रा मास जो होता है मसल में वो डिपॉजिट होना, जिसकी वजह से बीच का जो वॉल्यूम होगा, बीच का जो वेंट्रिकल्स का वॉल्यूम होगा वो कम हो जाना। तो ये तीन चीज हमें देखने को मिलता है, एक तो टैकीकार्डिया, दूसरा कार्डियक डायलेटेशन और तीसरा कार्डियक हाइपरट्रॉफी। लेकिन उसके साथ साथ ही क्या होता है, कार्डियक आउटपुट कम होने लगता है और पेशेंट को एडिमा डेवलप होने लगता है पूरे बॉडी में। तो ये हो गया पहला टाइप हार्ट फेलियर का। दूसरा टाइप हम बोलेंगे हार्ट फेलियर को राइट साइडेड हार्ट फेलियर और लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर। तो सेकेंड टाइप में आएगा लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर और राइट साइडेड हार्ट फेलियर। उससे पहले हमें कुछ देखना है। सबसे पहला हम देखेंगे कि ये हार्ट का स्ट्रक्चर है। यहाँ से कुछ एओर्टा जा रहा है, यहाँ से पल्मोनरी आर्टरी, सुपीरियर वेना केवा, इंफीरियर वेना केवा, पल्मोनरी वेन्स, यहाँ पे वॉल प्रेजेंट होता है। तो ये हो गया राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल। तो इसमें दो कॉन्सेप्ट होता है, एक तो सबसे पहला सिस्टोलिक हार्ट फेलियर और दूसरा होता है डायस्टोलिक हार्ट फेलियर। सिस्टोलिक हार्ट फेलियर और डायस्टोलिक हार्ट फेलियर। तो सिस्टोल यानी कि क्या होता है और डायस्टोल यानी कि क्या होता है। तो सिस्टोल का मतलब होता है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द हार्ट मसल, डायस्टोल का मतलब क्या होता है, रिलैक्सेशन ऑफ द हार्ट मसल। सिस्टोलिक हार्ट फेलियर किसे कहेंगे, तो अगर कॉन्ट्रैक्शन जो है वो ठीक से नहीं हो पा रहा है, कांट पंप ब्लड, क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन अगर ठीक से नहीं हो पाता है, कॉन्ट्रैक्शन ठीक से नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से एओर्टा में ब्लड या फिर हम कह सकते हैं पल्मोनरी आर्टरी में ब्लड नहीं जा पाता, तो हम उसे कहेंगे सिस्टोलिक हार्ट फेलियर। और डायस्टोलिक हार्ट फेलियर किसे कहेंगे, तो कांट फील ब्लड, यानी कि किसी डिजीज की वजह से जो राइट एट्रियम का ब्लड है वो लेफ्ट एट्रियम में पूरी तरह से नहीं आ पाएगा और जो लेफ्ट एट्रियम का ब्लड है वो लेफ्ट वेंट्रिकल में ठीक से नहीं आ पाएगा, तो उसे हम कहेंगे डायस्टोलिक हार्ट फेलियर। तो ये दो चीज हमें ध्यान में रखना है, एक सिस्टोलिक हार्ट फेलियर होता है, एक डायस्टोलिक हार्ट फेलियर होता है। सिस्टोलिक हार्ट फेलियर यानी कि ब्लड जो है वो हार्ट में रहता है लेकिन वो पंप नहीं हो पाता अच्छे से, और दूसरा डायस्टोलिक हार्ट फेलियर यानी कि ब्लड जो होता है वो मतलब रिलैक्सेशन नहीं होगा वेंट्रिकल्स का, तो ब्लड ठीक से फिल नहीं हो पाएगा, जिसकी वजह से भी कार्डियक आउटपुट डिक्रीज हो जाएगा। तो दोनों कंडीशन में कार्डियक आउटपुट डिक्रीज होगा, जिसकी वजह से क्या होगा, हार्ट फेलियर होगा। तो सबसे पहले लेफ्ट साइडेड या फिर राइट साइडेड हार्ट फेलियर के बारे में देखेंगे। तो अगर लेफ्ट साइड का हार्ट फेल होता है, यानी कि लेफ्ट साइड के हार्ट में, लेफ्ट साइड के वेंट्रिकल्स में कुछ प्रॉब्लम आते हैं जिसकी वजह से कार्डियक आउटपुट डिक्रीज होता है, तो उसे हम कहेंगे लेफ्ट साइड हार्ट फेलियर। और अगर राइट साइड का हार्ट जो होता है वो किसी रीजन से फेल होता है काम करने को, तो उसे हम कहेंगे राइट साइडेड हार्ट फेलियर। अगर किसी पेशेंट को लेफ्ट साइड हार्ट फेलियर है तो ऑटोमेटिकली कुछ टाइम में राइट साइडेड भी हार्ट फेलियर हो सकता है। जैसे कि
अगर जैसे कि ब्लड है यहाँ पे लेफ्ट वेंट्रिकल में ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ये क्या होगा, एओर्टा में जाएगा, एओर्टा से बॉडी में जाएगा, बॉडी में से घूम के वो कहाँ पे, सुपीरियर और इंफीरियर वेना केवा के थ्रू कहाँ पे आएगा, राइट एट्रियम में, राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में जाएगा, राइट वेंट्रिकल से कहाँ जाएगा, तो पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू जाएगा लंग्स में, पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लंग्स में जाएगा, और पल्मोनरी वेन से जो है वो वापस कहाँ पे आएगा, लेफ्ट एट्रियम में। तो ये दोनों जो साइड होते हैं, लेफ्ट और राइट साइड दोनों इंटरकनेक्टेड होते हैं। तो इसकी वजह से अगर लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर हुआ है तो पेशेंट को राइट साइडेड भी हार्ट फेलियर होगा, और अगर राइट साइडेड हार्ट फेलियर है तो कुछ टाइम के बाद लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर भी देखने मिलेगा। अगर पेशेंट को दोनों हार्ट फेलियर है, लेफ्ट और राइट साइडेड हार्ट फेलियर है, तो हम उसे कहेंगे कंजस्टिव हार्ट फेलियर, या फिर हम कहते हैं CHF। क्या कहते हैं, कंजस्टिव हार्ट फेलियर, या फिर हम कहते हैं CHF। तो अगर लेफ्ट साइड का हार्ट ठीक से काम नहीं कर रहा है तो लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर, राइट साइड का काम नहीं कर रहा है तो राइट साइडेड हार्ट फेलियर कहते हैं। इसमें हमें क्या क्या देखने को मिलता है, तो लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर में किस वजह से होता है, तो लेफ्ट साइड का अगर हार्ट फेलियर देखेंगे तो लेफ्ट साइड के वेंट्रिकल से ब्लड कहाँ पंप होता है, एओर्टा में, एओर्टा से बॉडी में जाता है। यानी कि अगर सिस्टमिक हाइपरटेंशन है, सिस्टमिक हाइपरटेंशन है तो क्या होगा, ब्लड को बहुत प्रेशर से पंप करना पड़ेगा, जिसकी वजह से कार्डियक आउटपुट मेंटेन नहीं होगा। तो सबसे पहला रीजन है सिस्टमिक हाइपरटेंशन। दूसरा, यहाँ पे कुछ वॉल्व होते हैं, एओर्टिक वॉल्व, स्टेनोसिस, एओर्टिक वॉल्व का स्टेनोसिस होता है, या फिर हम कह सकते हैं मिट्राल वॉल्व स्टेनोसिस। ये जो वॉल्व है, मिट्राल वॉल्व या फिर एओर्टिक वॉल्व, तो ये दो वॉल्व का स्टेनोसिस होना, स्टेनोसिस यानी कि वो ठीक से ओपन नहीं हो पाना या ब्लॉक हो जाना, उसकी वजह से क्या होगा, जो हार्ट है वो ब्लड ठीक से पंप नहीं कर पाएगा, जिसकी वजह से कार्डियक आउटपुट डिक्रीज होगा और हार्ट फेलियर देखने को मिलेगा। तो सबसे पहला चीज है सिस्टमिक हाइपरटेंशन, दूसरा वॉल्व का स्टेनोसिस, और तीसरा जो है वो है इस्चेमिक हार्ट डिजीज। इस्चेमिक हार्ट डिजीज, अगर ब्लड के मसल से हार्ट के वहाँ पे अगर ब्लड सप्लाई कम होता है तो वहाँ का पार्ट ठीक से कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेगा, और जितने अमाउंट में कार्डियक आउटपुट चाहिए उतना मेंटेन नहीं होगा, तो वो भी हार्ट फेलियर देखने मिलेगा। लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर जब भी होगा, लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर होगा तो हमें क्या क्या देखने को मिलेगा, तो सबसे पहला हमें देखने को मिलेगा कि कार्डियक आउटपुट कम हो जाएगा। जो कार्डियक आउटपुट है वो कम हो जाएगा, और उसकी वजह से क्या होगा, हमें लंग्स में जो क्या होगा, फ्लूइड एक्यूमुलेशन देखने को मिलेगा। लंग्स में क्या होगा, फ्लूइड एक्यूमुलेशन देखने मिलेगा, क्योंकि जो भी ब्लड है वो यहाँ से ठीक से पंप नहीं हो पा रहा है, लेफ्ट वेंट्रिकल से पंप नहीं हो पा रहा है, यानी कि राइट जो एट्रियम है, लेफ्ट एट्रियम है, वहाँ से ब्लड ठीक से नहीं आ पा रहा है, तो इसका जो प्रेशर है वो कहाँ पे जाएगा, पल्मोनरी वेन्स के थ्रू जाएगा लंग्स में, और लंग्स में क्या होगा, फ्लूइड का एक्यूमुलेशन होगा। तो फ्लूइड क्या होगा, एक्यूमुलेट होने लगेगा। लेफ्ट वेंट्रिकल का अगर ब्लड पंप नहीं हो पा रहा है तो क्या होगा कि लेफ्ट साइड के एट्रियम से ब्लड नहीं आ पाएगा, जिसकी वजह से पल्मोनरी जो वेन्स है उसमें प्रेशर पड़ेंगे, और जो लंग्स में क्या होगा, फ्लूइड एक्यूमुलेशन होना स्टार्ट हो जाएगा। तो पैथोलॉजिकली हमें क्या क्या देखने को मिलेगा, पैथोलॉजिकली हमें देखने को मिलेगा पल्मोनरी कंजेशन, एक्यूमुलेशन ऑफ फ्लूइड लंग्स में, और दूसरा डिक्रीज कार्डियक आउटपुट की वजह से हाइपोक्सिया देखने को मिलेगा। अगर कार्डियक आउटपुट नहीं है तो ब्लड सप्लाई ठीक से नहीं हो पाएगा, जिसकी वजह से ऑक्सीजन ठीक से नहीं डिलीवर हो पाएगा, और ये सब चीज की वजह से क्या होगा, वहां पे टिश्यू का डेथ होगा, यानी कि ब्रेन में और किडनीज में सब जगह टिश्यू का डेथ हो जाएगा।
तो ये दो चीज पैथोलॉजिकली हमें देखने को मिलेगा। सबसे पहला पल्मोनरी कंजेशन या फिर एडिमा, और दूसरा हम कह सकते हैं हाइपोक्सिया। ये हो गया लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर के बारे में। दूसरा है राइट साइडेड हार्ट फेलियर। तो राइट साइडेड हार्ट फेलियर, जैसे कि राइट साइड का हार्ट फेलियर हमें कब देखने को मिलेगा? तो सबसे पहला जो ब्लड है वो पंप कहाँ किया जाता है? पल्मोनरी आर्टरी में। तो अगर पल्मोनरी हाइपरटेंशन है, पल्मोनरी हाइपरटेंशन है तो कार्डियक फेलियर देखने मिलेगा। दूसरा पल्मोनरी या फिर ट्राइकस्पिड वॉल्व का स्टेनोसिस, ठीक से अगर वॉल्व ओपन नहीं हो रहा है, पल्मोनरी या ट्राइकस्पिड वॉल्व का स्टेनोसिस हुआ है, तो हमें राइट साइडेड हार्ट फेलियर देखने मिलेगा। उसके बाद कॉल पल्मोनेले, किसी भी रीजन की वजह से अगर राइट साइड वेंट्रिकल्स जो है वो डायलेट हो गया है, यानी कि उसका साइज बढ़ गया है या फिर एनलार्ज हो गया है, जिसकी वजह से उस पर प्रेशर ज़्यादा हो रहा है या फिर वो पंपिंग ठीक से नहीं कर पा रहा है, तो इस कंडीशन को हम कहेंगे कॉल पल्मोनेले, यानी कि एनलार्जमेंट ऑफ राइट वेंट्रिकल्स, जिसकी वजह से ब्लड का पंपिंग ठीक से नहीं हो पा रहा है। तो इस कंडीशन में हमें क्या देखने को मिलेगा? आउटपुट कम होते हुए देखने को मिलेगा। इसमें भी हमें एडिमा देखने को मिलेगा। अगर पैथोलॉजिकली देखेंगे तो हमें एडिमा देखने मिलेगा, लेकिन ये सिस्टमिक एडिमा देखने मिलेगा, यानी कि हमें असाइटिस, पेडल एडिमा, ये सब हमें ज़्यादा देखने को मिलेगा, या फिर एक्यूमुलेशन ऑफ फ्लूइड स्प्लीन में या लीवर में। तो जैसे कि राइट साइड का वेंट्रिकल है, अगर ये आगे की तरफ ब्लड को पंप नहीं कर पा रहा है तो इसका प्रेशर कहाँ पे आएगा? राइट एट्रियम में। राइट एट्रियम में प्रेशर आएगा तो उसका जो प्रेशर आता है वो कहाँ पे? सुपीरियर और इंफीरियर वेना के वहाँ पे आएगा, जिसके वजह से सिस्टेमिक पार्ट में क्या होगा? फ्लूइड का एक्यूमुलेशन होगा, यानी कि एसाइटिस होगा, पेडल एडिमा होगा, तो सिस्टमिक एडिमा हमें देखने को मिलेगा। लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर में जैसे कि लंग्स में काफ़ी ज़्यादा पानी जमा होता है, तो हमें उसमें मोस्ट प्रोबेबली डिस्निया, यानी कि सांस लेने में प्रॉब्लम, ये देखने को मिलता है। और राइट साइडेड हार्ट फेलियर में कुछ कम अमाउंट में मिलता है, लेकिन एडिमा हमें बॉडी में काफ़ी ज़्यादा जगह पे देखने को मिलेगा। दोनों साइड का अगर हार्ट फेलियर होता है तो हम उसे कहते हैं कंजस्टिव हार्ट फेलियर। मोस्ट प्रोबेबली अगर एक साइड का हार्ट फेलियर हुआ है तो दूसरे साइड का हार्ट फेलियर होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, क्योंकि दोनों इंटर रिलेटेड होते हैं। ये हो गया दूसरा टाइप। तीसरा टाइप पढ़ेंगे हम फॉरवर्ड और बैकवर्ड हार्ट फेलियर। तीसरा देखेंगे हम फॉरवर्ड हार्ट फेलियर और बैकवर्ड हार्ट फेलियर। तो जैसे कि हमने देखा कि ये हमारा हार्ट है, तो फॉरवर्ड हार्ट फेलियर यानी कि फॉरवर्ड से पता चलता है कि आगे की तरफ, फॉरवर्ड यानी कि आगे की तरफ अगर हार्ट का फेलियर होता है तो उसे हम कहेंगे फॉरवर्ड हार्ट फेलियर। और बैकवर्ड हार्ट फेलियर यानी कि किसी चीज़ की वजह से पीछे की पार्ट को प्रेशर पड़ता है या पीछे के पार्ट को कोई प्रॉब्लम होता है तो उसकी वजह से हम कहेंगे बैकवर्ड हार्ट फेलियर। फॉरवर्ड हार्ट फेलियर मोस्ट प्रोबेबली लेफ्ट हार्ट फेलियर में देखने को मिलता है, या फिर लेफ्ट साइड का अगर पंपिंग पावर कम हो जाएगा तो उसके वजह से आगे काफ़ी ज़्यादा सिस्टम में प्रॉब्लम हमें देखने को मिलेगा, तो इसे हम क्या कहेंगे? फॉरवर्ड हार्ट फेलियर। यानी कि आगे की तरफ ब्लड पंप नहीं हो पा रहा है जिसकी वजह से आगे के ऑर्गन्स को तकलीफ हो रही है, तो उससे हम कहेंगे फॉरवर्ड हार्ट फेलियर। मोस्ट प्रोबेबली राइट साइड का हार्ट फेलियर होता है, उसे हम बैकवर्ड हार्ट फेलियर कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे अगर ब्लड
जो पंपिंग है वो ऊपर की तरफ अगर नहीं जा पाता तो इसके वजह से क्या होगा कि पीछे वाले जितने ऑर्गन्स है उसमें प्रॉब्लम आना चालू होगा, तो उसे हम कहेंगे बैकवर्ड हार्ट फेलियर। तो फॉरवर्ड हार्ट फेलियर हमें देखने को मिलेगा लेफ्ट हार्ट फेलियर में। यहां से लेफ्ट वेंट्रिकल से अगर ब्लड आगे की तरफ पंप नहीं होता एओर्टा में तो क्या होगा, कार्डियक आउटपुट डिक्रीज हो जाएगा। कार्डियक आउटपुट डिक्रीज होने की वजह से क्या होगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो टिश्यूज को नहीं मिल पाएंगे। क्या होगा, टिश्यू को नहीं मिल पाएगा। इसके वजह से क्या होगा, तो रीनल परफ्यूजन देखने मिलेगा, रीनल परफ्यूजन देखने को मिलेगा, यानी कि वहां पे ऑक्सीजन का सप्लाई ठीक से नहीं हो पाएगा। रीनल परफ्यूजन देखने मिलेगा, उसकी वजह से क्या होगा, तो काफी ज्यादा सिस्टम एक्टिवेट हो जाएंगे। सबसे पहले रीनल एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम होगा वो एक्टिवेट हो जाएगा, रीनल एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम। तो इसका काम क्या होगा, ये करेगा कि वाटर और सोडियम को बॉडी के बाहर जाने नहीं देगा, और इसके वजह से क्या होगा, पल्मोनरी कंजेशन और एडिमा प्रेजेंट होगा, पल्मोनरी कंजेशन एंड एडिमा प्रेजेंट होने लगेगा। तो फॉरवर्ड हार्ट फेलियर यानी कि हार्ट के पंपिंग डिक्रीज होने की वजह से आगे क्या क्या फेलियर हो सकता है, तो लेफ्ट हार्ट फेलियर की वजह से कार्डियक आउटपुट डिक्रीज होता है। कार्डियक आउटपुट डिक्रीज होने की वजह से ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो काफी ज्यादा ऑर्गन्स या टिश्यूज तक नहीं जा पाता, उसकी वजह से रीनल परफ्यूजन होता है। रीनल परफ्यूजन होगा या फिर ब्लड सप्लाई ठीक से नहीं आएगा तो ये क्या करेगा कि RAAS सिस्टम, रीनल एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम को एक्टिवेट करेगा, जिसका काम होगा कि वो ब्लड प्रेशर को इंक्रीज करे। ब्लड प्रेशर को कैसे इंक्रीज करेगा, तो वो सोडियम और वाटर का रिटेंशन करने लगेगा। सोडियम और वाटर का रिटेंशन अगर बॉडी में होगा तो क्या होगा, पानी जमा होने लगेगा पल्मोनरी या फिर हम कह सकते हैं लंग्स में, और एडिमा हमें देखने को मिलेगा। तो इस सिचुएशन को हम कहेंगे फॉरवर्ड हार्ट फेलियर, जो कि लेफ्ट हार्ट फेलियर में हमें देखने मिलेगा। दूसरा बैकवर्ड हार्ट फेलियर मोस्ट प्रोबेबली राइट हार्ट फेलियर में देखने मिलेगा। राइट साइड जो वेंट्रिकल है वहां पे अगर ब्लड एक्यूमुलेट होता है तो वहां पे आगे की तरफ पंपिंग ठीक से नहीं हो पाएगा, तो उसका प्रेशर जो है वो पीछे की तरफ ज्यादा पड़ने लगेगा। तो अगर यहाँ से प्रेशर यहाँ के तरफ नहीं जाता या फिर ब्लड अगर पल्मोनरी के तरफ नहीं जाता तो उसकी वजह से क्या होगा, पल्मोनरी आर्टरी हाइपरटेंशन देखने मिलेगा। इसकी वजह से राइट एट्रियम में प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा और उसकी वजह से क्या होगा, सिस्टेमिक एडिमा देखने को मिलेगा, यानी कि जो ब्लड है कार्डियक आउटपुट है वो नहीं इंक्रीज हो रहा है, तो यहाँ से पल्मोनरी आर्टरी में नहीं जा रहा है, तो क्या होगा कि राइट साइड का जो एट्रियम है वहां पे प्रेशर बिल्टअप होगा, क्योंकि वहां से फ्लूइड नीचे की तरफ नहीं आएगा, और उसका जो इफेक्ट होगा वो कहाँ देखने मिलेगा, सिस्टम पे, हमारे जो सिस्टम है उस पे देखने मिलेगा, जिसकी वजह से पेरिफेरल एडिमा या फिर एब्डोमिनल वॉल में स्वेलिंग या फ्लूइड एक्यूमुलेशन होना, लीवर में लंग्स, लीवर में स्प्लीन में वाटर का एक्यूमुलेशन होना, तो ये सब हमें देखने मिलेगा बैकवर्ड हार्ट फेलियर में। तो ये थर्ड टाइप हो गया हार्ट फेलियर का, एक तो फॉरवर्ड हार्ट फेलियर और दूसरा है बैकवर्ड हार्ट फेलियर। तो तीन टाइप के हार्ट फेलियर हमने देखे, एक तो एक्यूट हार्ट फेलियर देखा, क्रॉनिक हार्ट फेलियर, दूसरा लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर, राइट साइडेड हार्ट फेलियर, और तीसरा फॉरवर्ड और बैकवर्ड हार्ट फेलियर। उसके बीच में छोटा सा कॉन्सेप्ट सिस्टोलिक और डायस्टोलिक हार्ट फेलियर का भी हमने देखा है। तो अभी हम देखेंगे कि ये सब चीज की वजह से कॉम्पेंसेटरी मैकेनिज्म क्या देखने को मिलता है हार्ट पे। कॉम्पेंसेटरी मैकेनिज्म,
तो कॉम्पेंसेटरी मैकेनिज्म में सबसे पहला हमें देखने मिलेगा फ्रैंक स्टेर्लिंग मैकेनिज्म। दूसरा हमें देखने मिलेगा रिलीज ऑफ न्यूरो ह्यूमोरल सिस्टम। और तीसरा मिलेगा कार्डियक चेंजेस। तीसरा मिलेगा कार्डियक चेंजेस। तो सबसे पहला फ्रैंक स्टेर्लिंग मैकेनिज्म। तो फ्रैंक स्टेर्लिंग मैकेनिज्म क्या होता है? तो जैसे कि हमें पता है कि ये हमारा हार्ट है, जितने अमाउंट में यहाँ पे ब्लड फिल होगा, जितने अमाउंट में यहाँ पे ब्लड फिल होगा, उतने ही प्रेशर से जो होगा वो ब्लड यहाँ से पंप किया जाएगा। उतने ही प्रेशर से क्या होगा, ब्लड जो है वो एओर्टा में पंप किया जाएगा। जितना फ्लूइड यहाँ पे फील हो रहा है या फिर जितना भी ब्लड यहाँ पे फील हो रहा है, तो उसके वजह से क्या होगा, तो ये जो वॉल्व है या फिर हम कह सकते हैं हार्ट का जो मसल है वो उतना ज़्यादा स्ट्रेच होगा, और उतना ज़्यादा स्ट्रेच होने की वजह से कॉन्ट्रैक्शन का जो पावर होगा वो भी उतना ही हाई होगा। जैसे कि अगर एक एग्जांपल लेके देखिए, एक रबड़ बैंड है, अगर रबड़ बैंड को हम जितना ज़्यादा स्ट्रेच करते हैं तो उतना ही कॉन्ट्रैक्शन का फोर्स उसका बढ़ जाता है एक पॉइंट तक। यानी कि बहुत ही ज़्यादा अगर खींच देंगे तो वो ब्रेक भी हो सकता है, लेकिन एक पॉइंट तक जैसे जैसे उसको खींचते जाएंगे या फिर उसकी इलास्टिसिटी को बढ़ाते जाएंगे तो उतना ही फोर्सफुली वो कॉन्ट्रैक्ट होगा। तो उसी तरह से हार्ट में भी होता है, जितना ब्लड एक्यूमुलेट होता है या फिर जितना मायोकार्डियम स्ट्रेच होता है उतने ही फोर्सफुली वो कॉन्ट्रैक्ट होता है सिस्टोल के वक्त, तो उतना ही फोर्सफुली कॉन्ट्रैक्ट होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, कार्डियक आउटपुट मेंटेन होता है। तो इस कंडीशन को हम कहेंगे फ्रैंक स्टेर्लिंग मैकेनिज्म। फ्रैंक स्टेर्लिंग मैकेनिज्म का एक ग्राफ होता है, ग्राफ पे यहाँ पे सिस्टोलिक स्ट्रोक वॉल्यूम आता है, मतलब स्ट्रोक वॉल्यूम कितना जाएगा, कुछ इस तरह से होता है। एक पॉइंट पे जहाँ पे फीलिंग जो होगा या फिर हम कह सकते हैं एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम होगा, वो जैसे जैसे बढ़ते जाएगा, जैसे जैसे बढ़ते जाएगा वैसे ही स्ट्रोक वॉल्यूम जो है वो बढ़ते जाएगा एक पॉइंट तक। एक पॉइंट पे आने के बाद हार्ट वीक हो जाएगा और उसके बाद जो है उसका स्ट्रोक वॉल्यूम, अगर उसका एंड डायस्टोलिक प्रेशर बढ़ा भी है या फिर फीलिंग जो है डायस्टोलिक खत्म होते होते जितना फीलिंग अगर बढ़ भी जाता है तो स्ट्रोक वॉल्यूम उतने अमाउंट में नहीं जा पाएगा। तो फ्रैंक स्टेर्लिंग मैकेनिज्म क्या है, तो जितना एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम बढ़ता है, यानी कि डायस्टोल खत्म होते होते जितने अमाउंट में ब्लड यहाँ पे बढ़ जाता है, उसकी वजह से क्या होता है, उतना ही स्ट्रेचिंग होता है मायोकार्डियम का। जितना ज़्यादा स्ट्रेचिंग होगा मायोकार्डियम का उतना फोर्सफुली कॉन्ट्रैक्शन होगा, उतना ही फोर्सफुली कॉन्ट्रैक्शन होने की वजह से क्या होगा, जो कार्डियक आउटपुट है हार्ट का वो मेंटेन होता है। तो ये मैकेनिज्म को कहते हैं हम फ्रैंक स्टेर्लिंग मैकेनिज्म। इसमें दो चीज देखने को मिलता है, एक तो कॉम्पेंसेटरी हार्ट फेलियर और एक तो डीकॉम्पेंसेटरी हार्ट फेलियर। अगर जो लेफ्ट वेंट्रिकल है वहां पे एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम बढ़ रहा है जिसकी वजह से डायलेट हो गया है हार्ट, लेफ्ट वेंट्रिकल डायलेट हो गया है, लेकिन डायलेट होने के बाद भी कार्डियक आउटपुट अच्छे से आ रहा है,
हार्ट का कार्डियक आउटपुट अगर अच्छे से आ रहा है तो हम उसे कहेंगे कॉम्पेंसेटरी हार्ट फेलियर। मतलब वेंट्रिकल्स डायलेट होने के बाद भी अगर आउटपुट अच्छे से आता है तो हम उसे कहते हैं कॉम्पेंसेटरी हार्ट फेलियर। डीकॉम्पेंसेटरी हार्ट फेलियर किसे कहते हैं? तो अगर डायलेट होने के बाद, वेंट्रिकल्स के डायलेट होने के बाद अगर कार्डियक आउटपुट मेंटेन नहीं हो पाता तो हम उसे कहते हैं डीकॉम्पेंसेटरी हार्ट फेलियर। यानी कि एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम अगर इंक्रीज हुआ है जिसकी वजह से डायलेट हुआ है वेंट्रिकल, लेकिन वो अपना स्ट्रोक वॉल्यूम या फिर कार्डियक आउटपुट को मेंटेन कर रहा है तो हम उसे कहेंगे कॉम्पेंसेटरी हार्ट फेलियर। लेकिन डायलेट होने के बाद अगर वो अपना कार्डियक आउटपुट मेंटेन नहीं कर पाता तो हम उसे कहेंगे डीकॉम्पेंसेटरी हार्ट फेलियर। तो ये हो गया मैकेनिज्म में, कॉम्पेंसेटरी मैकेनिज्म में सबसे पहला फ्रैंक स्टर्लिंग मैकेनिज्म। दूसरा रिलीज ऑफ न्यूरो ह्यूमोरल सिस्टम। तो न्यूरो ह्यूमोरल सिस्टम में क्या होता है? तो सबसे पहला कुछ हार्मोन रिलीज होते हैं जैसे कि न्यूरोट्रांसमीटर, नॉरएपिनेफ्रिन, जिसका काम क्या होता है? वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन। वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन का काम होता है, यानी कि बीपी को इंक्रीज करता है, पंपिंग को इंक्रीज करता है। दूसरा रिलीज ऑफ RAAS, जैसे कि हमने देखा कि लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर पे रेनिन, एंजियोटेंसिन, एल्डोस्टेरोन सिस्टम एक्टिवेट होता है जिसका काम क्या होता है? बीपी को इंक्रीज करता है, फ्लूइड को बाहर की तरफ जाने नहीं देता, सॉल्ट को रिटेन करता है, फ्लूइड को रिटेन करता है। बेसिकली उनका काम क्या होता है कि ब्लड प्रेशर को इंक्रीज करो जिसके वजह से क्या है? ब्लड सप्लाई ऑर्गन तक आए और ऑर्गन क्या है? उसका डेथ ना हो या टिश्यू का डेथ ना हो। तो इसके लिए रीनिन, एंजियोटेंसिन, एल्डोस्टेरोन सिस्टम वो एक्टिवेट हो जाता है। तो इसमें क्या होता है? तो न्यूरोट्रांसमीटर एक्टिवेट होता है जिसकी वजह से क्या होता है? बीपी बढ़ता है और वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन होता है। और दूसरा रिलीज ऑफ RAAS। तीसरा कार्डियक चेंजेस हमें देखने को मिलता है। कार्डियक चेंजेस में हमें क्या देखने को मिलता है? तो कार्डियक चेंजेस में हमें देखने मिलता है कि जो भी हार्ट के मसल्स है वो हार्ट के मसल्स क्या होते हैं? डायलेट होने लगते हैं या फिर हाइपरट्रॉफी होने लगता है। डायलेट होने लगते हैं या फिर हाइपरट्रॉफी होने लगता है। यानी कि जो इसके बीच का स्पेस है, ये जो बीच का स्पेस है ये बढ़ने लगता है या फिर कम होने लगता है। बढ़ने लगेगा तो क्या होगा कि यहाँ पे जो वेंट्रिकल्स है वो पतले होते जाएंगे और यहाँ का स्पेस बढ़ते जाएगा। दूसरा चीज, जो मसल्स है वो मसल्स ज़्यादा ऑक्यूपाई कर जाएंगे और यहाँ के बीच का जो लेफ्ट वेंट्रिकल या राइट वेंट्रिकल के बीच का स्पेस है वो कम हो जाएगा, तो उसे हम कहेंगे हाइपरट्रॉफी। तो हाइपरट्रॉफी दो टाइप का देखने मिलेगा, एक तो कॉन्सेंट्रिक हाइपरट्रॉफी और एक तो इसेंट्रिक हाइपरट्रॉफी। कॉन्सेंट्रिक हाइपरट्रॉफी में हमें क्या देखने मिलेगा? जैसे कि अगर हम लेफ्ट वेंट्रिकल का मसल ले लें, ये मसल को, लेफ्ट वेंट्रिकल की ये साइड के मसल्स को हम यहाँ पे ले लें, तो यहाँ पे क्या होता है कि इसके जो यूनिट्स होते हैं उसको कहते हैं सार्कोमेर। सार्कोमेर कुछ इस तरह से सार्कोमेर प्रेजेंट होते हैं काफी सारे। तो कॉन्सेंट्रिक हाइपरट्रॉफी में क्या होता है? जो सार्कोमर्स होते हैं चेंजेस होता है, जैसे कि पंपिंग अगर इंक्रीज करना हो, कार्डियक आउटपुट इंक्रीज करना हो, तो उसकी वजह से एडिशनल जो मसल्स है वो आके प्लेस होने लगते हैं। कहाँ पे? वेंट्रिकल्स के या फिर मसल्स पे, ताकि उसका फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन बढ़ जाए। तो उसमें दो तरह से हाइपरट्रॉफी होता है या फिर दो तरह से जो मसल्स है वो बढ़ने लगते हैं। सबसे पहला कॉन्सेंट्रिक हाइपरट्रॉफी, इसमें क्या है? जो सार्कोमियर है वो एक दूसरे से पैरेलल में आने लगते हैं। कैसे आने लगते हैं? एक दूसरे से पैरेलल में आने लगते हैं। तो उसकी वजह से क्या होता है? हाइपरट्रॉफी देखने को मिलता है और उसके वजह से जो मास होता है
किसका, वेंट्रिकल्स का, वो बढ़ जाता है, जिसकी वजह से फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन ज़्यादा होने लगता है। तो ये हमें किस चीज़ में देखने मिलता है, तो ये हमें देखने मिलता है प्रेशर लोड में। यानी कि अगर प्रेशर लोड बढ़ जाता है, या फिर हम कह सकते हैं आफ्टर लोड अगर बढ़ जाता है, तो उसकी वजह से क्या होता है, बॉडी में रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। रेजिस्टेंस बढ़ने की वजह से जो मसल्स है, वेंट्रिकल्स के जो मसल है, उनको थोड़ा और पावर चाहिए होता है ब्लड को पंप करने के लिए। तो उसकी वजह से वहाँ पे सार्कोमियर डिपॉजिट होते हैं, जो कि पैरेलल में होना स्टार्ट होते हैं। कैसे होते हैं, पैरेलल में होना स्टार्ट होते हैं। तो इस कंडीशन को, इसको हम कहेंगे कॉन्सेंट्रिक हाइपरट्रॉफी। तो इस कंडीशन में कार्डियक चेंजेस जो होता है उसे हम कहेंगे कॉन्सेंट्रिक हाइपरट्रॉफी। तो ये चीज़ हमें कब देखने को मिलता है, जब वॉल्व का स्टेनोसिस हो, वॉल्व का स्टेनोसिस हो, या सिस्टमिक या पल्मोनरी हाइपरटेंशन हो। तो ये चीज़ में क्या होता है, पंपिंग ठीक से नहीं हो पाता। फोर्स पंपिंग करने के लिए क्या होता है, तो सार्कोमेयर्स पैरेलल एक दूसरे से जॉइंट हो जाते हैं, जिसकी वजह से अच्छा खासा प्रेशर मिलता है पंप होने के लिए। दूसरा चीज़ है इसेंट्रिक हाइपरट्रॉफी। इसेंट्रिक हाइपरट्रॉफी में जो सार्कोमियर्स होते हैं वो साइड बाय साइड होते हैं। जैसे कि ये सार्कोमियर्स है, तो कुछ इस तरह से वो डिपॉजिट होना स्टार्ट होते हैं। तो इसकी वजह से क्या होता है, वेंट्रिकल्स का डायलेटेशन होने देखने को मिलता है, जो कि देखने मिलता है वॉल्यूम ओवरलोड में, या फिर हम कह सकते हैं वॉल्यूम लोड या फिर प्री लोड। जैसे कि अगर हम ये देखेंगे कि अगर ये लेफ्ट वेंट्रिकल है, तो लेफ्ट वेंट्रिकल में क्या होगा, अगर प्री लोड बढ़ते जाएगा, यहाँ का जगह बढ़ते जाएगा, तो क्या करेगा, जो सार्कोमेयर्स होंगे वो कुछ इस तरह से डिपॉजिट होने लगेंगे। तो इसके वजह से क्या होगा, अंदर का स्पेस बढ़ जाएगा, कार्डियक डायलेटेशन होगा, बाहर का मसल थिन होने लगेगा। तो ये कैसा वॉल्यूम लोड में देखने मिलेगा या फिर प्री लोड में देखने मिलेगा। ये सब कंडीशन कब देखने को हमें मिलेंगे, तो जैसे वेल्वुलर इनसफिशिएंसी हमने देखा था कि वेल्वुलर इनसफिशिएंसी है, या फिर थायरोटॉक्सिकोसिस है। तो ये सब कंडीशन में हमें देखने मिलेगा कि कार्डियक डायलेटेशन है, जिसके बाहर का लेयर जो है वो पतला है, और उस चीज़ को हम कहेंगे इसेंट्रिक हाइपरट्रॉफी। तो ये चीज़ हमें कॉम्पेंसेटरी मैकेनिज्म में देखने मिलेगा। सबसे पहला फ्रैंक स्टर्लिंग मैकेनिज्म, दूसरा कुछ सिस्टम से हार्मोन रिलीज होते हैं जो कि काम करते हैं ब्लड प्रेशर बढ़ाने को, कार्डियक आउटपुट को मेंटेन करने के लिए, तो वो रिलीज होंगे। और तीसरा कार्डियक चेंजेस होगा ताकि ब्लड पंपिंग जो है वो ठीक से हो पाए। तो ये सब चीज़ हमें देखने को मिलेगा कॉम्पेंसेटरी मैकेनिज्म में हार्ट फेलियर के।